अपने बटुए को भरना शुरू करें। अकार्ड ने दूसरी कतार में गंभीर मुद्रा में बैठे एक व्यक्ति की ओर मुखातिब होते हुए पूछा, मेरे अच्छे दोस्त, आप क्या काम करते हैं? उसने जवाब दिया, मैं मुंशी हूँ और मिट्टी की तख्ती का रिकॉर्ड उकेरने का काम करता हूँ। मैं भी ये काम करके ही अपने जीवन का पहला तांबा कमा पाया था, इसलिए तुम्हारे पास भी वही अवसर है अपनी किस्मत को चमकाने का। फिर वो दूर बैठे एक चमकते चेहरे वाले शख्स की ओर मुखातिब हुआ और बोला, अर्ज है कि आप भी बताएं कि कमाई के लिए आप क्या करते हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, मैं कसाई हूँ। मैं किसानों से बकरियां खरीदता हूँ और उन्हें मारकर मांस को घरेलू महिलाओं को और बेकार के हिस्सों को सैंडल बनाने वालों को बेच देता हूँ। चूंकि तुम भी कमाने के लिए मेहनत करते हो, इसलिए सफलता पाने का गुर जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे सीखने का तुम्हारे पास भी बराबर का मौका है। इस तरह से अकार्ड ने उन लोगों से ये जानकारी हासिल कर ली कि वहाँ मौजूद किस तरह के काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जब उसने सभी से ये जानकारी ले ली तब वो बोला, अब मेरे दोस्तों, आप सबने देखा कि यहाँ अनेक प्रकार के काम करने वाले लोग हमारे बीच बैठे हैं और हर काम में आप कुछ न कुछ कमाते हैं। हर काम में वो कुव्वत है कि वो सोने की नदी बहा सकता है, बशर्ते वो अपनी कमाई के एक हिस्से को बटुए में ही सुरक्षित रख सकें। इस तरह से आपके बटुए में आपकी कमाई के हिसाब से धीरे धीरे छोटे बड़े सिक्के भरने शुरू हो जाएंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? सभी ने सहमति जताई कि ऐसा हो सकता है। अकार्ड ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अगर आप में से हर एक ये तय कर ले कि उसे अपनी किस्मत खुद चमकानी है, तो क्या उस स्रोत का उसे लाभ नहीं उठाना शुरू कर देना चाहिए जिससे कमाई पहले से होती आ रही है? उन सभी ने इस पर सहमति जताई। इसके बाद अकार्ड एक व्यक्ति की तरफ मुड़ा जो कि अंडों का व्यापारी था और उससे बोला, अगर आप अपनी एक टोकरी अलग कर लो और रोज सुबह 10 अंडे उसमें डालो और शाम तक 9 अंडे निकाल लो, तो अंत में क्या हासिल होगा? कुछ ही समय में उसमें अंडे रखने की जगह नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि हर दिन मैं जितने अंडे निकालूंगा उससे एक अंडा अधिक रखूंगा। अकार्ड मुस्कुराते हुए सभी से मुखातिब हुआ, क्या यहाँ किसी के पास दुबला पतला बटुआ है? पहले तो सभी हैरान रह गए, फिर वो हंसने लगे। अंततः वो अपने बटुए को हाथ में लेकर उसे लहराने लगे। उसने कहा, ठीक है, अब मैं आपको पहला उपाय बताता हूँ जो मैंने सीखा था अपने दुबले बटुए को ठीक करने का। बिल्कुल वैसा ही करें जैसा मैंने अभी अंडे के व्यापारी को सुझाया था। मान लीजिए कि आप अपने बटुए में 10 सिक्के रखते हैं, तो कभी भी खर्च करें तो 9 सिक्के ही खर्च करें, लेकिन आखिरी सिक्का बचा लें। इससे धीरे धीरे आपका बटुआ मोटा होने लगेगा और जब आप उसे हाथ में उठाएंगे तो उसका वजन आपको खुशी देगा और आपकी आत्मा को सुकून मिलेगा। मैंने जो कहा उसकी सरलता पर मत जाइए और उसका मजाक ना उड़ाइए। सच हमेशा सरल होता है। मैंने वही बताया कि कैसे मैंने अपनी किस्मत को संवारा है। ये अभी मेरी शुरुआत है। मैं भी कभी बेहद दुबला बटुआ रखता था और उसे कोसता रहता था, क्योंकि उसमें मेरी इच्छाओं को पूरा करने लायक कुछ भी नहीं था। लेकिन जब भी मैं अपने बटुए से मोहरें निकालता तो केवल 9 ही निकालता, जबकि उसका 10वां हिस्सा उसी में रहने देता। इस तरह धीरे धीरे बटुआ मोटा होने लगा। इसी तरह आपके साथ भी होगा। अब मैं आपको एक विचित्र सत्य बताऊंगा जिसकी वजह के बारे में मुझे भी नहीं पता। जब मैंने अपने बटुए से 9 मोहरों से ज्यादा निकालने से खुद को रोक दिया, तो भी मैं अपना जीवन उसी सामान्य तरीके से आगे बढ़ाता रहा। मेरे रहन सहन में पहले की अपेक्षा जरा भी कमी नहीं आई, यानी कोई खास अंतर नहीं पड़ा। साथ ही लंबे समय तक पैसे पहले की अपेक्षा मेरे पास और आसानी से आने लगे और जमा होते रहे। मुझे लगा कि निश्चित रूप से ये खुदा का नियम होगा कि अगर कोई अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा बचाता है और उसे किसी कीमत पर खर्च नहीं करता, तो सोना उसके पास और आसानी से आने लगता है। इसी तरह जिसका बटुआ खाली रहता है उसमें सोना आने से इनकार कर देता है।
आप सभी को कौन सी स्थिति ज्यादा पसंद आएगी? क्या आपको हर दिन की इच्छाएं जैसे कि एक गहना, छोटा सा ठाठ बाट, बेहतर पोशाक, ज्यादा खाना आदि ऐसी चीजें पसंद हैं तो तेजी से गायब हो जाती हैं और भुला दी जाती हैं? या उचित ये होगा कि आपके पास उचित मात्रा में संपत्तियां हों, सोना, जमीन, भेड़ों का झुंड हो, कारोबार हो और आमदनी कराने वाले निवेश हों? आपने जिन सिक्कों को अपने बटुए से बाहर किया उन्हें पहले वापस लाने का प्रयास करें। जिन सिक्कों को आप बटुए में जमा कर देंगे वे ही बाहर के सिक्कों को अंदर ले आएंगे। मेरे छात्रों, अपने बटुए को मोटा करने के लिए ये पहला उपाय मैंने खोजा था। हर 10 सिक्के जो मैं बटुए में रखूंगा उसमें से केवल 9 ही खर्च करूंगा। इस पर आप लोग आपस में बहस करिए। अगर कोई इस नियम को गलत साबित करता है तो अगले दिन जब हम मिलेंगे तो उस पर एक बार फिर चर्चा करेंगे। चैप्टर 5, दूसरा उपाय, खर्च पर लगाम जरूरी। आपके बीच के कुछ सदस्यों और मेरे छात्रों ने मुझसे ये पूछा है, ऐसा कैसे संभव है कि एक शख्स अपनी पूरी कमाई का 1/2 बचा पाएगा जबकि उसकी जरूरत का ही खर्च पूरा नहीं हो सकेगा? तो इस तरह अकार्ड ने अपने दूसरे दिन की शुरुआत छात्रों के सामने की। कल आप में से कितने लोग दुबला बटुआ लेकर आए थे? पूरी कक्षा ने जवाब दिया, हम सभी। जबकि निश्चित रूप से सबकी कमाई एक समान नहीं होगी। कोई ज्यादा कमाता होगा तो कोई कम। किसी को बड़े परिवार से भी सहारा मिला होगा। फिर भी आप सभी के पास एक समान स्थिति वाला बटुआ मौजूद है। अब मैं आपको इंसानों और इंसानों के बच्चों से जुड़ा एक विलक्षण सत्य बताऊंगा। ये कुछ इस तरह है जैसे हम जरूरी खर्च बताते हैं, वो हमेशा हमारी कमाई की तुलना में समान रूप से बढ़ता रहा है। और अगर हम इस व्यवस्था का विरोध ना करें तो ये स्वतः हम पर हावी हो जाता है। आप लोग अपने जरूरी खर्चों एवं इच्छाओं में अंतर को समझें और दोनों को मिलाने तथा भ्रमित होने से बचें। आप में से प्रत्येक के पास आपके भले परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा इच्छाएं हैं और ये इच्छाएं आपकी कमाई की तुलना में कहीं ज्यादा हैं। इसलिए आपकी सारी कमाई अब तक आपकी इच्छाओं को संतुष्ट करने में विफल रही और इसलिए जल्दी से जल्दी आपकी मेहनत से कमाई दौलत गायब हो जाती है। इसके बावजूद आपके पास तमाम ऐसी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं जो आपको तकलीफ पहुंचाती हैं। सभी लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी इच्छाएं शांत होने की बजाय बढ़ती जाती हैं। चूंकि मेरे पास अकूत दौलत है अतः मैं अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता हूं, ये एक भ्रामक सोच है। मेरे समय की एक सीमा तय है, मेरी क्षमताओं की भी एक सीमा है। मैं कितनी यात्राएं कर सकता हूं, इसकी भी एक सीमा है। इसकी भी मात्रा तय है कि मैं कितना खा सकता हूं, मैं कितना आनंद उठा सकता हूं और अपना मनोरंजन कर सकता हूं, उसकी भी सीमा बनी हुई है। जैसे खेतों में खरपतवार उगती है, भले ही किसान कितनी ही मेहनत करके उसकी जड़ों का सफाया क्यों न कर दे, फिर भी वो उग ही जाती हैं। इसी प्रकार इंसान के अंदर इच्छाएं उसी तरह से उग जाती हैं। वो चाहे जो उपाय उन्हें रोकने का कर ले या उनको कितना भी पूरा कर डाले, आपकी इच्छाएं जितनी संतुष्ट होती जाती हैं उतने गुना तेजी से वो बढ़ती भी जाती हैं। गंभीरता से उन आदतों का अध्ययन करिए जिनके साथ आप जीने के आदी हो चुके हैं। बहुत संभव है कि आपके पास ऐसे तमाम खर्च होंगे जो अकारण होंगे और उन्हें या तो घटाया जा सकता है या हटाया जा सकता है। उनका उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो भी सिक्का आप खर्च करने जा रहे हैं वो 100% संतुष्टि प्रदान करने की दिशा में खर्च होना चाहिए। इसलिए आप जिन चीजों पर खर्च करना चाहते हैं उन्हें कहीं लिखना शुरू कर दीजिए। उन खर्चों को चुनिए जो निहायत जरूरी हैं और आपके बटुए में रखे पैसे के 9वें हिस्से के खर्च में ही पूरे हो सकते हों।
बाकी खर्चों को काट दीजिए। उनको ये मानकर चलिए कि उन्हें पूरा करने से आपकी इच्छाएं खत्म होने वाली नहीं थीं, और उनके पूरा ना होने पर बिल्कुल भी अफसोस ना करें। अपने जरूरी खर्चों को लेकर बजट बनाइए। उस 10वें हिस्से को बिल्कुल भी ना छुएं जो आपके बटुए को मोटा बना रहा है। इसे ही अपनी सबसे बड़ी इच्छा बनाइए जिसे पूरा किया ही जाना है। अपने बजट में काम करने की आदत डालिए। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए सामंजस्य बिठाते रहिए। इसे अपना पहला सहयोगी बनाइए जो कि आपके बटुए को मोटा करने के क्रम में आपका साथ दे रहा है। इस मोड़ पर छात्रों के बीच एक लाल व सुनहरे रंग का कपड़ा पहने हुए एक छात्र अपनी जगह से उठा और बोला, मैं एक आजाद इंसान हूँ। मेरा मानना है कि ये मेरा अधिकार है कि मैं जीवन में अच्छी चीजों का उपभोग करूं और आनंद उठाऊं। इसलिए क्या मुझे अपने बजट की गुलामी का विरोध नहीं करना चाहिए, जो ये तय करने में लगा है कि मैं कैसे और कितना खर्च करूं और किस चीज पर खर्च करूं। मुझे लगता है कि बजट के अनुसार चलने से मेरे जीवन को मिलने वाली आनंद की अनुभूति कम हो जाएगी और मेरे ऊपर एक अनजाना सा भार हमेशा बना रहेगा। अकार्ड ने उसे जवाब दिया, मेरे दोस्त, आपका बजट और कौन निर्धारित करेगा? विरोध करने वालों में से एक ने कहा, मैं खुद तय करूंगा। उस मामले में क्या कोई जेवरात व कपड़े और सोने की भारी भरकम ईंट को अपने बजट में शामिल करके अपना बोझ बढ़ाएगा? शायद नहीं। रेगिस्तान में सफर के दौरान वो अपने पास अनाज, खाने का सामान और पानी से भरा एक थैला रखेगा। बजट का उद्देश्य आपके बटुए को मोटा करना है। इसे आपकी मदद करनी है ताकि आपकी जरूरतें भी पूरी हो जाएं और जहां तक संभव हो आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो सके। इसका प्रभाव इस तरह से पड़ना चाहिए कि आप खुद अपनी प्रबल इच्छाओं को महसूस करें और उनमें से हल्की फुल्की तरह की इच्छाओं को एक तरफ कर सकें। अंधेरी गुफा में रोशनी की तरह ही आपका बनाया बजट आपके बटुए में कहां छेद है ये दिखाता है और आपको उस छेद को बंद करने की राह दिखाता है तथा आपके खर्चों को निश्चित रूप से रोकने एवं संतोषपरक उद्देश्यों की ओर ले जाता है। इस तरह ये दुबले बटुए को तंदुरुस्त करने का दूसरा उपाय है। अपने खर्चों को लेकर इस तरह से बजट बनाइए कि आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा मौजूद रहे, आपके मनोरंजन के लिए पैसा कम न पड़े, जरूरी शौकों की पूर्ति भी संतोषपरक तरीके से हो जाए और आपकी आमदनी का 10वां हिस्सा भी बचा रहे। चैप्टर 6, तीसरा उपाय, सोना सहेजते रहें। कक्षा के तीसरे दिन अकार्ड ने कहा, अपने दुबले बटुए को मोटा करने की परंपरा बनाए रखें। आप जल्दी ही अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाने की आदत बना लेंगे और अनुशासित तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। अब तक आप अपने खर्चों को रोकना भी सीख चुके होंगे और इस तरह आपका खजाना बढ़ने लगेगा। इसके बाद हम अब ये सीखेंगे कि आपका खजाना आपके लिए कैसे मेहनत करे और उसे आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो। बटुए में रखा सोना खुद को सुकून तो देता है और लालची आत्मा को भी इससे संतोष मिलता है, लेकिन वो सोना कमाता कुछ भी नहीं है और बटुए में बोझ बनकर पड़ा रहता है। हमें अपनी कमाई से सोना इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन केवल शुरुआत में। कमाई का फायदा तभी है जब उससे हमारी किस्मत भी संवरने लगे। तो हम कैसे अपने सोने को काम में लगाएं? मेरा पहला निवेश दुर्भाग्यपूर्ण रहा था क्योंकि मैं अपना सब कुछ गंवा बैठा था। ये एक कहानी है जो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। मेरा पहला लाभदायी निवेश एक कर्ज था जिसे मैंने अक्कर नाम के एक शख्स को दिया था जो ढाल बनाता था। साल में एक बार वो तांबे की बड़ी खरीदारी करता था जो कि समुद्र के रास्ते उसके पास कारोबारी पहुंचाते थे। बड़े कारोबारियों को देने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी ना होने के कारण उसने उन लोगों से कर्ज लिया जिनके पास अतिरिक्त पैसा बचा हुआ था।
वो एक सम्मानित आदमी भी था। ढाल बेचने के बाद हुए फायदे से वो उचित सूद के साथ कर्ज चुकाता था। हर बार जब भी मैं उसे कर्ज देता था तो जो ब्याज जोड़कर वो मुझे देता वही फिर मैं उसे कर्ज के तौर पर लौटा देता। इस तरह न केवल मेरी पूंजी बढ़ती रही बल्कि हर बार उससे कमाई भी बढ़ती जाती थी। सबसे ज्यादा सुकून की बात तो ये थी कि ये बढ़ोतरी मेरे बटुए में ही लौट रही थी। मेरे छात्रों, मैं आपको बताता हूँ कि एक इंसान की संपत्ति केवल वही नहीं है जो वो बटुए में लेकर घूमता है, बल्कि वो आमदनी है जो वो विकसित करता जाता है, जिससे सोने की धारा उसके बटुए की तरफ बहे और उसे हमेशा भरा पूरा बनाए रखे। हर इंसान की यही तो ख्वाहिश होती है, यही तो है जो आप सभी की इच्छा है। आप चाहे सफर करें या चाहे जो भी काम करें, जरूरी ये है कि आपकी आमदनी बढ़ती रहनी चाहिए। मैंने काफी बड़ी मात्रा में आमदनी हासिल कर ली। ये इतनी ज्यादा हो गई कि मैं एक बेहद अमीर आदमी कहलाने लगा। मैंने अक्कर को जो कर्ज दिया वो मेरा पहला प्रशिक्षण था, जिसने मुझे फायदेमंद निवेश सिखाया। इस अनुभव से जो जानकारी मुझे मिली उससे जैसे तैसे मेरी पूंजी बढ़ती गई। मैं कर्ज देने और निवेश करने के दायरे को बढ़ाता गया। शुरुआत में गिनती के स्रोतों से लेकर बाद के ढेर सारे विकल्पों के माध्यम से मेरे बटुए में सोने की धारा निरंतर बहती रहती है और दौलत कुछ इस तरह से हमेशा उपलब्ध रहती है जिसे मैं उचित जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर पाता हूँ। गौर करिए, मैंने जो विनम्र तरीके से कमाई की उससे मुझे सोने के गुलामों की फौज तैयार करने में मदद मिली और हर गुलाम मेरे लिए ज्यादा सोना कमाने में पूरी मेहनत करता है। वे मेरे लिए जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही मेहनत उनसे पैदा हुए उनके बच्चे भी करते हैं और उनके बच्चों से पैदा हुए बच्चे भी। इस तरह उनका एकजुट प्रयास विशालकाय आमदनी के रूप में मेरे पास आ जाता है। आपके सामने एक उदाहरण रखता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि सोना कितनी जल्दी विकास करता है और उचित मात्रा में आपकी कमाई बढ़ाता है। एक किसान के घर जब पहला लड़का पैदा हुआ तो उसने चांदी के 10 सिक्के साहूकार के पास जमा किए और उससे बोला कि वो उन सिक्कों को किराए पर रखे जब तक कि उसका बेटा 20 साल का नहीं हो जाता। मुद्रा कारोबारी ने उसके सिक्के जमा कर लिए और बोला कि इसका किराया 4 साल में 1/4 कीमत से बढ़ेगा। किसान ने कहा कि चूंकि ये पैसा उसने अपने बेटे की अमानत के तौर पर अलग रखा था, इसलिए किराया मूलधन में जुड़कर बढ़ना चाहिए। जब लड़का 20 बरस का हुआ तब किसान पिता साहूकार के पास अपने सिक्कों का हिसाब जांचने पहुंचा। साहूकार ने बताया कि चूंकि कुल जोड़ चक्रवृद्धि में जुड़ता गया, इसलिए शुरुआती 10 सिक्के अब बढ़कर 30.5 सिक्के हो चुके हैं। किसान इससे बेहद खुश हुआ और चूंकि उसके बेटे को इन सिक्कों की फिलहाल जरूरत नहीं थी, अतः उसने साहूकार से उन सिक्कों को अपने पास ही रखने और बढ़ने देने के लिए कहा। जब बेटा 50 साल का हुआ, उस दौरान पिता का निधन हो गया। जब साहूकार ने उसे वो पैसा लौटाया तब तक रकम बढ़कर 167 सिक्के तक जा पहुंची थी। इस तरह 50 वर्षों में छोटा सा निवेश 17 गुना बढ़ गया। तो इस तरह दुबले पतले बटुए का तीसरा उपाय ये है कि आपका कमाया हुआ हर सिक्का आपके लिए मेहनत करे और जो वो पैदा कर सकता है वो करे। इसी तरह ये सिलसिला चक्रानुक्रम में चलता रहे ताकि आपके बटुए में बहकर आने वाली संपत्ति की धार निरंतर बरकरार रह सके। चैप्टर 7, चौथा उपाय, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। चौथे दिन की कक्षा में अकार्ड ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा, बदकिस्मती वहीं शुरू होती है जहां उसे चमचमाता हुआ निशान मिलता है। किसी के भी बटुए में रखे सोने की दृढ़ता से सुरक्षा होनी चाहिए, अन्यथा उसे निकल भागने में जरा भी देर नहीं लगेगी। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि पहले छोटी छोटी संख्या में पैसा बचाया जाए ताकि ईश्वर को भी भरोसा हो जाए कि हम में बड़ी रकम संभालने का मादा है।
सोने का हर मालिक अवसरों को लेकर लालायित रहता है कि वो इनका ऐसा प्रभावशाली योजनाओं में निवेश करे कि थोड़ा सा सोना जल्दी से जल्दी बड़ी रकम में तब्दील हो जाए। अक्सर दोस्त और रिश्तेदार बेचैन होकर ऐसे निवेश में शामिल हो जाते हैं और सोने के मालिक से भी साथ होने के लिए कहते हैं। निवेश का पहला सरल सिद्धांत है कि आपके मूल धन की रक्षा जरूर होनी चाहिए। क्या ये बुद्धिमानी कहलाएगी कि आप बड़ी कमाई के दिखावे से भ्रमित होकर अपना मूल धन भी गंवा बैठें? तो मैं कहूंगा हरगिज नहीं। जोखिम के दंड के रूप में मिलता है संभावित नुकसान। अपने खजाने को खुद से अलग करने से पहले हर पहलू को ध्यान से पढ़ें कि जब भी आप अपना पैसा वापस लेना चाहेंगे तो वो सुरक्षित तरीके से आपको मिलेगा। धन को तेजी से बढ़ाने की अपनी मामूली रोमांटिक इच्छा से भ्रमित होने से बचें। अपना पैसा किसी को भी कर्ज के रूप में देने से पहले खुद को आश्वस्त कर लें कि जिसे आप दे रहे हैं उसमें पैसा लौटाने की क्षमता है और जो काम वो कर रहा है उसमें उसकी विश्वसनीयता बरकरार है, ताकि आप अनजाने में ही अपनी बड़ी मेहनत से कमाई गई रकम किसी के हाथ में यूं ही उपहार स्वरूप न सौंप दें। किसी भी क्षेत्र में निवेश से पहले आप उसमें जुड़े जोखिमों से जरूर परिचित हो लें, तभी उस पर विश्वास करें। मेरा पहला ही निवेश मुझे इसी वजह से गर्त में ले गया था कि मैं तमाम चीजें न जानता था और न ही समझ सका था। साल भर की अपनी मेहनत से बचाई रकम मैंने ईंट बनाने वाले अजमूर को भरोसा करके दे दी थी, जो कि सुदूर समुद्र में जा रहा था और उसने वादा किया था कि टायर क्षेत्र से वो मेरे लिए फिनिशियनों से विलक्षण जेवर खरीद कर लाएगा। उनको अपने शहर में बेचकर उससे होने वाला फायदा हम आपस में आधा आधा बांट लेते। फिनिशियन धोखेबाज निकले और उन्होंने उसे कांच के टुकड़े खास पत्थर के झांसे में बेच डाले। मेरा खजाना लुट चुका था। आज मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो यही दिखाता है कि ईंट बनाने वाले पर जेवर खरीदने के लिए भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं आपको अपने तजुर्बे से इतनी तो सलाह दे ही सकता हूँ, अपनी छोटी बुद्धि के आधार पर आप अति आत्मविश्वास का शिकार ना हो और अपने खजाने को अनजान निवेश के संभावित गड्ढे में डालने से बचें। बेहतर ये है कि जो लोग लाभ कमाने के लिए पूंजी का कारोबार करते हैं और इस क्षेत्र में अनुभवी हैं, उनसे मशविरा लिया जाए और फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाया जाए। पूछने पर ऐसी सलाह मुफ्त में मिलती है और इसमें यह संभावना होती है कि आपके निवेश के समतुल्य ही सोना प्राप्त करने का उसमें मादा भी हो। दरअसल निवेश की यही वास्तविक कीमत होती है जो आपको नुकसान से बचाती है। इस तरह बटुए को मोटा करने का ये चौथा इलाज और साथ ही साथ एक बार भर जाए तो ये बटुए को खाली होने से भी बचाता है। ध्यान रखें कि निवेश वहीं करें जहां आपका मूलधन निश्चित रूप से सुरक्षित रहे और जब आप चाहें तो आपको ये वापस मिल सकता हो। और सबसे अहम तो ये कि बेहतर आय प्राप्त करने का सुनहरा अवसर भी हो। जानकार लोगों से सलाह लें। सोने के लाभदायी निवेश में माहिर और अनुभवी लोगों की सलाह लेते रहें। उनके अनुभव से आप अपने खजाने को असुरक्षित हाथों में जाने से बचाएं और बढ़ाते भी जाएं।